नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर सीटेट 2022-23 के 8वें शिफ्ट जिसकी परीक्षा 17 जनवरी 2023 को संपन्न हुई थी उस पेपर के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी भाषा में पहले के 15 प्रश्न जो होते हैं वो पैराग्राफ पर बेस्ड होते हैं, जो कि हमेशा बदल बदल कर यानी अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, जिसको पढ़ करके आप बड़े आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें मेनली हम लोग फोकस करेंगे पेडागोजी वाले सेक्शन पर, क्योंकि अगर आपने इस पर कमांड पा लिया तो आपके 25 प्लस ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, यानी कि भाषा का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 3 लैंग्वेज फार्मूला एम्स एट। देखिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले हमारे देश में 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू था। ठीक है, 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, जिसको रिप्लेस कर दिया गया 3 लैंग्वेज में। अब पहले जो हमारे देश में व्यवस्था थी उसमें पहला बच्चे मदर टंग पढ़ते थे यानी उसका फर्स्ट लैंग्वेज, और दूसरा बच्चे इंग्लिश पढ़ते थे। लेकिन जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया है, इसमें तीसरा लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ये 3 लैंग्वेज कंपलसरी है बच्चे के लिए पढ़ना। इसके साथ ही साथ जो शास्त्रीय भाषा होती है, कल्चरल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, जो कि संस्कृति मंत्रालय इस भाषा को मान्यता देता है। भारत में टोटल 6 सांस्कृतिक भाषा है, शास्त्रीय भाषा जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें से अगर बच्चा चाहे तो ऑप्शनल के तौर पर उसे पढ़ सकता है, यानी ये तीनों तो मैंडेटरी है और बाकी का वो जो शास्त्रीय भाषा है वो ऑप्शनल, यानी कि बच्चे का मन है तो पढ़ सकता है, अन्यथा कोई उसके लिए मैंडेटरी नहीं रखा गया। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि 3 भाषा फॉर्मूला जो है वो किस पर मेनली उसका उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, लर्निंग 3 लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंपल्सरली। कहा जा रहा है कि जो राज्य है उसके 3 लैंग्वेज को पढ़ा जाना कंपलसरी है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि राज्य की जो भाषा होती है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर राज्य की भाषा क्या बोली जाएगी? हिंदी बोली जाएगी। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश देख लें तो वहाँ पर भी राज्य की भाषा हिंदी बोली जाएगी। इसके अलावा राज्य की अन्य भाषाएं भी होती हैं, जैसे कि बिहार की बात कर लें तो वहाँ पर अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो वहाँ पर बांग्ला भी पूछे जाते हैं, वहाँ पर उर्दू भी पूछा जाएगा, वहाँ पर हिंदी भी पूछा जाएगा। यूपी में भी देख लें तो हिंदी भी, उर्दू, संस्कृत, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो कहा यह जा रहा है कि स्टेट की 3 भाषाओं को पढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चे की मदर टंग की भी बात की जाती है, साथ ही साथ इंग्लिश की भी बात की जाती है, और साथ ही साथ बच्चे के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज की भी बात की जाती है। तो जो फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, वह उस स्टेट की भाषा कहाँ है? वो तो विदेश की भाषा है ना। इस वजह से ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्रमोटिंग लैंग्वेजेज ऑफ लर्नर एलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश। कहा यह जा रहा है कि लर्नर्स का जो लैंग्वेज है, लर्नर का लैंग्वेज कौन होगा? वो उसका फर्स्ट लैंग्वेज होगा, यानी मदर टंग की बात की जा रही है। तो कहा यह जा रहा है कि मदर टंग के साथ साथ बच्चे हिंदी और इंग्लिश को सीखेंगे। तो 3 लैंग्वेज, पहला बच्चे का मदर टंग बताया जा रहा है, दूसरा हिंदी और तीसरा इंग्लिश। क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि 3 लैंग्वेज में एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक फॉरेन लैंग्वेज है, और इंग्लिश तो उसमें कंपलसरी है ही। एक बच्चे का मदर टंग, दूसरा इंग्लिश और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि यहां पर हिंदी की बात की गई है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि यहां पर इस विकल्प में फॉरेन लैंग्वेज की नहीं बात की जा रही है। अब देखिए, मान लीजिए कि उड़ीसा का कोई बालक है, तो उड़ीसा का बालक है तो उसका मदर टंग उड़िया हो सकता है, तो उसका फर्स्ट लैंग्वेज उड़िया बच्चे को विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ वहां पर हिंदी तो पढ़ाई नहीं जाएगी, वहां पर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के तौर पर पढ़ाया जाएगा और एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए सिचुएशन अलग अलग है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कभी भी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं करता है, वो बच्चे के फर्स्ट लैंग्वेज की बात करता है, जो कि राज्य का फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग हो सकता है बच्चे का। जैसे उड़ीसा का उड़िया हो गया, पंजाब का पंजाबी हो गया, तो वहां पर जबरदस्ती बच्चे को हिंदी थोड़ी पढ़ाया जाएगा। वहां पर बच्चे की मदर टंग चूंकि पंजाबी है तो पंजाबी और इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाए जाने की बात होगी। ठीक है, तो ये सभी राज्यों पर हिंदी लागू नहीं होता है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रमोटिंग ऑल लैंग्वेजेज इन स्कूल। कहा जा रहा है कि सभी भाषाओं को स्कूल में प्रमोट यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए, भारत में भाषाओं की कोई कमी नहीं है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सभी भाषाओं को बच्चों को विद्यालय में पढ़ाया जा पाए? नहीं पॉसिबल है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि हमें 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है। तो 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट जो
होता है वह बच्चा अपनी मदर टंग से शुरुआत करके अन्य लैंग्वेजेस के बारे में सीखता है। इसी को बोलते हैं मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। यानी बच्चा अपनी मदर टंग से शुरुआती शिक्षा प्रारंभ करेगा। जब बच्चा प्राइमरी में है तो अपनी मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज से वो पढ़ाई करना शुरू करेगा। धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा के संपर्क में आएगा। विद्यालय की जो औपचारिक भाषा होगी वो क्या होगा, वह जैसे मान लीजिए कि अगर यूपी का कोई बालक है, अगर भोजपुरी बोल रहा है तो भोजपुरी उसकी मदर टंग हो गई, और विद्यालय की औपचारिक भाषा मान लीजिए हिंदी है तो वो उसका औपचारिक भाषा हो गया। और धीरे धीरे वो अन्य लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट में आएगा दूसरे लोगों के बच्चों के संपर्क में आने से। तो इसे ही बोलते हैं मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वाति अ टीचर ऑफ क्लास 6 bought some object and compared those ideas and feeling attached to them through a whole classroom discussion for vocabulary learning in the classroom. What are the object she used in her class known as? कहा यह जा रहा है कि एक शिक्षिका है जिनका नाम स्वाति है, वह कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स को कक्षा में लाती हैं ताकि बच्चे को पूरे क्लास में डिस्कशन करके शब्दावलियों के बारे में, वोकैबलरी के बारे में सिखाया जा सके। तो ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कक्षा में जो लाया गया है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग रियालिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी बच्चे को मूर्त अवस्था में चीज़ों को दिखा करके बच्चे को वोकैबलरी सिखाई जा रही है। जैसे बच्चे को मान लीजिए एप्पल सिखाना है, ए फॉर एप्पल बच्चे को सिखाना है, तो बच्चे को वास्तविक एप्पल दिखाया गया है, वास्तविक एप्पल दिखाया गया है, और इससे ए अल्फ़ाबेट जोड़ करके इसको एप्पल बताया जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये देखिए, ये क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का वोकैबलरी हो गया, शब्दावली हो गया, और इसको किससे से जोड़ा गया है, रियल ऑब्जेक्ट से, जिसे हम लोग रियालिया बोलते हैं। एप्पल से जोड़ा गया है इसलिए इसको रियालिया बोलते हैं। ठीक है, तो यही रियल ऑब्जेक्ट वो टीचर ला रही हैं। अब यहाँ पर केवल एप्पल मत समझिएगा, कुछ और भी वास्तविक चीज़ें ला रही हैं जिसके माध्यम से बच्चे को उस शब्दावलियों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसे हम लोग रियालिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर वांटेड टू सेलेक्ट अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड और अ मैगजीन. She selected the text suitable to the learner's age in terms of these theme and cognitive level. What was the parameters of selecting text is? देखिए, कहा यह जा रहा है कि एक शिक्षिका जो है वह एक लेख को किसी न्यूज़पेपर या फिर किसी मैगजीन में से बच्चों के लिए छांटती हैं। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जो टेक्स्ट बच्चों के एज के हिसाब से सूटेबल है और जो उनके कॉग्निटिव लेवल यानी उनके संज्ञानात्मक क्षमता के हिसाब से सूटेबल है, उसको टीचर के द्वारा छांटा जा रहा है। तो ये किस प्रकार का टेक्स्ट है, किस प्रकार का सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कॉग्निटिव लेवल यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता की बात की जा रही है, संज्ञानात्मक स्तर की बात की जा रही है। संज्ञानात्मक स्तर आप किस में पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान में, यानी कि ये साइकोलॉजिकल वैलिडिटी तो होगा ही होगा, ये तो कंपल्सरी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एज की बात की गई है। देखिए, एज जो होता है, अब मान लीजिए बच्चा प्राइमरी में है तो उसके लिए वही लेख उसी टॉपिक पर लेख प्राइमरी के बच्चे को भी दिखाया जा सकता है और उसी टॉपिक पर लेख कोई पीएचडी करने वाले बंदे को भी दिखाया जा सकता है। लेकिन दोनों के एज में डिफरेंस है, इसलिए कंटेंट में भी डिफरेंस होगा। जो प्राइमरी लेवल का बच्चा होगा उसको सतही लेवल का ज्ञान बस आवश्यक है, लेकिन जो पीएचडी कर रहा होगा उसको बिल्कुल डीपली नॉलेज की आवश्यकता है, इसलिए उसका लेख और ज़्यादा डीप होगा। तो एज बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि कॉन्टेंट वैलिडिटी भी होनी चाहिए, यानी वो लेख जो है वह बच्चे की मानसिक क्षमता के अनुरूप भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। तो टोटल 22 भाषाएं हैं। कौन कौन से, पहला असमिया, दूसरा बंगाली, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठा कश्मीरी, सातवां कोंकणी, आठवां मलयालम, नौवां मणिपुरी, 10वां मराठी, 11वां नेपाली, 12वां उड़िया, 13वां पंजाबी, 14 संस्कृत, 15वां सिंधी, 16वां तमिल, 17वां तेलुगु, 18वां उर्दू, 19वां बोडो, 20वां संथाली, 21वां मैथिली और 22वां जो है वो डोंगरी है। तो टोटल 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लर्निंग ग्रामर थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस इज, यानी कि समझ के साथ और प्रयास के साथ, प्रैक्टिस के साथ जो ग्रामर को सीखना है वो क्या कहलाएगा। तो देखिए, इसे बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कि जो बच्चा
उसको समझ में तो आ रहा है, साथ ही साथ उसका वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, यानी कि कक्षा में उसको बताया गया तो अब समझने के बाद से बच्चा उसका प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसको प्रोसीजरल नॉलेज बोलते हैं। प्रोसीजरल यानी कि प्रोसेस से प्रोसेस दर प्रोसेस जो चीज़ें हो रही है, यानी कि कक्षा में बच्चा को इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया, संज्ञानात्मक उसकी वृद्धि हो गई। उसके बाद से बच्चा इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, जो कुछ भी उसने पढ़ा है उसको अब प्रैक्टिकल कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको प्रोसीजरल नॉलेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पर्सपेक्टिव रिकॉग्नाइजेज दैट। करिकुलम पर्सपेक्टिव यानी कि पूरे जो पाठ्यचर्या है उसके संदर्भ में जो भाषा है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है, किस प्रकार से इसको देखना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो कंटेंट वाले सब्जेक्ट हैं, पूरा करिकुलम में देखिए बच्चे के करिकुलम में विज्ञान भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा, तो हिंदी अंग्रेजी क्या हो गया? उसके लैंग्वेज का पार्ट हो गया। और विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, गणित हो गया, ये उसका क्या हो गया? ये पूरा करिकुलम हो गया, पूरा पाठ्यक्रम हो गया, पाठ्यचर्या हो गया। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि लैंग्वेज यानी हिंदी अंग्रेजी की तुलना में जो कंटेंट वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, उन सब के बारे में क्या कुछ सही है इन चारों विकल्पों में। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए दिया गया, कंटेंट सब्जेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज इन क्लास स्कूल। कहा जा रहा है कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा वाले सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, इसकी तुलना में कंटेंट वाले सब्जेक्ट यानी गणित और विज्ञान इसको महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो बच्चा गणित और विज्ञान को भी तभी समझ पाएगा जब बच्चा लैंग्वेज को समझेगा, क्योंकि गणित और विज्ञान में भी तो भाषा के माध्यम से ही बच्चे को गणित और विज्ञान के नियम बताए जाएंगे। अब मान लीजिए बच्चे को भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो वो उस कॉन्टेंट वाले सब्जेक्ट को भी नहीं समझ पाएगा, यानी गणित को भी नहीं समझेगा, विज्ञान को भी नहीं समझेगा, अगर बच्चा भाषा को नहीं समझता है तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि ये विकल्प ये कह रहा है कि गणित और विज्ञान पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और लैंग्वेज वाले पर कम फोकस करना चाहिए, यानी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात कर रहा है कंटेंट वाले सब्जेक्ट को। तो ये तो विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि अगर बच्चा कंटेंट पर फोकस कर रहा है और भाषा नहीं जानता है तो कंटेंट वो समझ ही कहाँ पाएगा? उसको भी तो समझने के लिए भाषा की जरूरत है। जैसे आप विज्ञान कैसे समझ पाएंगे? विज्ञान किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में भी तो भाषा ही लिखा हुआ है, तो बिना भाषा को जाने आप विज्ञान को थोड़ी समझ पाएंगे। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, कंटेंट सब्जेक्ट टीचर डज नॉट नीड टू कंसीडर लैंग्वेज इन कंटेंट क्लास। कहा जा रहा है कि जो गणित और विज्ञान के टीचर हैं उनको भाषा पर एक तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, तो ये विकल्प निगेटिव है। मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे को गणित और विज्ञान सिखाना भी है तो भी बच्चा भाषा के माध्यम से ही सीखेगा। लेव वाइगोस्की ने जो टर्म दिया है MKO मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कोई भी एक व्यक्ति जो मेरे से ज़्यादा जानता है, जब मैं उससे वार्तालाप करूंगा तो वह मेरे संज्ञान में वृद्धि कर पाएगा। अब मैं वार्तालाप किसके माध्यम से करूंगा? भाषा के माध्यम से तो करूंगा। अगर वो बच्चा गणित और विज्ञान बहुत अच्छा जानता है लेकिन मैं भाषा को नहीं समझ पा रहा हूं, तो भले ही वो मेरे से कम्युनिकेट करे, मैं उसकी भाषा को समझ नहीं रहा हूं, तो वो कंटेंट भी मैं नहीं समझ पाऊंगा। यानी कि गणित और विज्ञान का जो टीचर है उसे भाषा पर भी फोकस करना चाहिए, तभी वो कंटेंट बच्चों को समझा सकता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, ऑल लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग। कहा जा रहा है कि सभी सीखना भाषा को सीखना है, तो ये भी गलत है, क्योंकि देखिए सब कुछ सीखना भाषा को सीखना नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन की अगर बात करता तो ये सही हो सकता था, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग जो होता है वो ग्रामर के नियमों के अंतर्गत होता है। अब मान लीजिए कि गणित में बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा है, तो गणित में ग्रामर के नियमों को ध्यानपूर्वक बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट करा जाए ये जरूरी नहीं है, बच्चे को बस कॉन्टेंट समझ में आ जाए ये ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो ग्रामर के नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। जैसे आप बच्चे को विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि जो हम लोग इंग्लिश को कम्युनिकेट करते हैं और इंग्लिश को लिखते हैं उसमें कई बार अंतर देखने को मिला है, क्योंकि बोलने वाला ग्रामर अलग है और लिखने वाला ग्रामर अलग है। तो ग्रामर जो होगा, ध्यान से समझिएगा, ग्रामर जो होगा अगर विज्ञान और गणित बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो उसमें ग्रामर का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। हाँ, भाषा का जरूर ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, नहीं। लेकिन जब आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि ऑल लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, तो ये लैंग्वेज लर्निंग नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग व्याकरण के नियमों के अंतर्गत होता है और अन्य भाषाओं में व्याकरण का उतना ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, देखिए, लैंग्वेज प्लेज अ रोल इन लर्निंग द कंटेंट सब्जेक्ट, यानी यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कंटेंट वाले सब्जेक्ट हैं जैसे कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन, इसको समझने में जो भाषा है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यही तो बात मैं समझा रहा था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव
असेसमेंट यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला ही विकल्प हमारा उत्तर होगा। ठीक है, देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है उस सीखने के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन किया जाए। लेकिन इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि पेपर पेंसिल के माध्यम से मूल्यांकन करना है, नहीं। बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो अवलोकन के माध्यम से भी बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है लर्नर्स रिसीव फीडबैक फ्रॉम द टीचर, तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। टीचर ने जब बच्चे का असेसमेंट किया तो उसके माध्यम से टीचर को ज्ञान हुआ कि बच्चे समझ पा रहे हैं अथवा नहीं, और इनके द्वारा बच्चों को भी फीडबैक मिलेगा कि हाँ बच्चों में कहाँ पर कमी है और ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए असेसिंग द लर्नर पीरियोडिकली, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उनका एक निश्चित अंतराल पर लगातार असेसिंग यानी कि उनका मूल्यांकन करने की बात की जा रही है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। पीरियोडिकली कहने का मतलब कि एक निश्चित अंतराल पर। अब ये अंतराल क्या हो सकता है, ये हमेशा वेरी करता है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट बच्चे को बताना है, एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसका फिर से आकलन किया जाएगा, या फिर एक चैप्टर बताने के बाद उसका आकलन किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली बच्चे का आकलन किया जाए, जैसे मैं बच्चे को पढ़ाना शुरू किया फिर आकलन करने लगूँ, एक लाइन पढ़ाया फिर आकलन करने शुरू करने लगूं, नहीं। जब तक वो पूरा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म नहीं होगा तब तक बच्चे का आकलन नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे को कॉन्सेप्ट आपने बता दिया एज ए टीचर, तभी तो आप उसका आकलन करेंगे कि कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। लगातार उसका मूल्यांकन थोड़ी करना है, वो कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसका आकलन करना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये कहता है कि जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधि चल रही है उस गतिविधि में बच्चे को आ रही दिक्कत के बारे में जानने के लिए हम लोग आकलन करते हैं। अब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो कॉन्सेप्ट पढ़ा लेंगे तभी तो पता चल पाएगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं, यानी कि उसको दिक्कत है या नहीं। तो उसकी दिक्कत कब पता चलेगा, जब हमने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया, यानी उसका आकलन कब होगा, जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसका आकलन लगातार नहीं बल्कि पीरियडिकली होगा, कहने का मतलब कि वो अंतराल खत्म होने के बाद। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। चौथा विकल्प देखिए लर्नर इज अवेयर ऑफ असेसमेंट मैकेनिज्म, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं वो किस माध्यम से बच्चे का असेसमेंट किया जा रहा है इससे अवेयर रहते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बच्चे का आकलन हो रहा है इसके बारे में बच्चों को भी पता है, तभी तो। जैसे मान लीजिए टीचर कुछ प्रश्न पूछा तो बच्चे को तो पता चलेगा ना कि हाँ मेरे से प्रश्न पूछा जा रहा है, मेरा आकलन किया जा रहा है, तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, देखिए असेसिंग द लर्नर कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली यानी लगातार। देखिए सतत कहने का मतलब यहाँ पर देखिए जो कॉन्टिन्यूअस की बात की गई है ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। सतत का मतलब ये कतई भी नहीं है कि रोज रोज उसका मूल्यांकन हो रहा है, नहीं। एक कॉन्सेप्ट जब बच्चा खत्म कर लेगा, जैसे मान लीजिए एक यूनिट पूरा है, एक यूनिट में 4 चैप्टर हैं, एक चैप्टर खत्म होने में 2 दिन का समय लग रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका पहले दिन में दो बार उसका मूल्यांकन कर दिया जाएगा, नहीं। 2 दिन जब एक चैप्टर खत्म होने में लग रहा है तो उस चैप्टर के खत्म होने के बाद ही तो बच्चे का आकलन किया जाएगा कि इस चैप्टर में कहां पर बच्चे को दिक्कत है। तो कॉन्टिन्यूअस यानी रोज रोज की आकलन की बात नहीं करता सतत और व्यापक मूल्यांकन। एक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद से उस पीरियोडिक टाइम के बाद, मतलब कि एक अंतराल के बाद बच्चे का आकलन किया जाएगा। ये चूंकि निगेटिव है और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किरण रीड्स अ न्यूज़पेपर टू फाइंड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट माउंटेन्स, व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज। कहा यह जा रहा है कि किरण न्यूज़पेपर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए, पहाड़ों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए एक लेख को ढूंढ रही है, ठीक है, न्यूज़पेपर में। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार का रीडिंग क्या कहलाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी लेख में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, किसी फैक्ट को हम लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, तो इसे बोलते हैं स्कैनिंग, यानी कि सर्च करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर हम लोग बात करें, टेकिंग नोट्स, टेकिंग नोट्स का मतलब होता है किसी लेख में से अपना नोट्स बनाना, यानी कि मेन पॉइंट्स को लिख करके नोट्स बनाने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार का तो प्रश्न में दिया नहीं गया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। स्कीमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर तैरना। जैसे कि मान लीजिए कि ये न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल को ना पढ़ करके इसका थीम बस जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेन जो हेडिंग होता है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से यहाँ पर जो बॉक्स में मेन पॉइंट्स लिखे रहते हैं इसको पढ़ते हैं, और ऊपर ऊपर कुछ लाइन पढ़ लेते हैं ताकि हमें पूरा थीम पता चल जाए। हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि ऊपर ऊपर थीम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब भी थीम की बात होगी, ऊपर ऊपर पढ़ने की बात होगी, तो उसे स्कीमिंग बोलेंगे। तो इस प्रकार भी प्रश्न में हमसे नहीं दिया गया। रीडिंग अलाउड का मतलब कि तेज तेज जोर जोर से पढ़ना, तो ये भी हमारे प्रश्न में नहीं दिया गया। हमारे प्रश्न में क्या दिया गया कि पर्टिकुलर किसी लेख में से कोई चीज फाइंड की जा रही है, सर्च की जा रही है, तो इसे हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अ चाइल्ड फ्रॉम दिल्ली मूव टू हैदराबाद एंड लर्न्स तेलुगु थ्रू इट्स इंटरेक्शन विथ
पीयर्स एंड पीपल इन नेबरहुड, दिस इज नोन एज। कहा यह जा रहा है कि एक बच्चा जो है वो दिल्ली से हैदराबाद ट्रांसफ़र हुआ, मूव हुआ, और अपने पीयर्स यानी कि अपने सहपाठी, अपने हम कक्ष से बातचीत यानी इंटरेक्शन, अंतःक्रिया के दौरान वह तेलुगु भाषा को बोलना सीख जाता है अपने पड़ोसियों के माध्यम से। तो ये क्या है? तो कोई भी भाषा को अनौपचारिक तरीके से बातचीत के माध्यम से अनुकरण करते हुए अगर सीखा जाता है तो उसको लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं, यानी भाषा अर्जन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग तब होता है जब ग्रामर के नियमों के अंतर्गत औपचारिक तरीके से वो विद्यालय में पढ़ता, तो विद्यालय में तो वो पढ़ नहीं रहा तेलुगु, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी कि बच्चों को पद्य पढ़ाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पोएट्री इज लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि जो पद्य है बताया जा रहा है कि यह भाषा का अर्जन है। तो देखिए, पद्य जो है वो औपचारिक तरीके से बच्चे को विद्यालय में बताया जा रहा है, तो विद्यालय में जो औपचारिक तरीके से बताया जाता है वो एक्विजिशन नहीं होता है बल्कि लर्निंग होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पोएट्री इज फॉर ग्रामर लर्निंग, यानी कि पोएट्री कहा जा रहा है कि यह व्याकरण सीखने के लिए है, तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जैसे पोएट्री जो होता है वो उसमें लयात्मक चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, या फिर बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर मेक द प्लेस अनटाइडी पिक देम अप। तो यहाँ पर ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जाता, यहाँ पर अंत में तुकांत वाले शब्दों को जबरदस्ती बैठाया जाता है, जबकि ग्रामर अगर फॉलो किया जाता तो ग्रामर का स्ट्रक्चर तो ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन कविता में आप देखते होंगे कि जबरदस्ती शब्दों को लयात्मक तुकांत अंत वाले शब्द से जोड़ा जाता है ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए। तो कविता इसलिए पढ़ा जाता है ताकि बच्चे उसको पढ़ करके इंजॉय कर सके, इंजॉयमेंट के लिए बच्चों को पोएट्री बताया जाता है, ना कि ग्रामर के लिए, क्योंकि ग्रामर बच्चे उसे तभी सीख पाएंगे ना जब ग्रामर के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा, और व्याकरण कविता में ग्रामर का स्ट्रक्चर फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, पोएट्री इज फॉर लैंग्वेज नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि ज्ञान के अर्जन के लिए कहा जा रहा है कि पोएट्री किया जाता है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। पोएट्री मेनली जो होता है वो इंजॉयमेंट के लिए होता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, यानी पोएट्री इज फॉर अप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा की बात की जा रही है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आप सभी को बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पहला लैंग्वेज बच्चे का मदर टंग हो गया, दूसरा लैंग्वेज आंग्ल भाषा जिसे इंग्लिश बोलते हैं हो गया, और तीसरा लैंग्वेज जो है वो फॉरेन लैंग्वेज की बात करता है। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज में तो ये तीनों मैंडेटरी है, लेकिन जो क्लासिकल लैंग्वेज है, जो शास्त्रीय भाषा है, जो कि भारत में 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्राप्त है संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, तो 6 में से कोई भी एक भाषा बच्चा अगर उसकी रुचि है तो वो पढ़ सकता है, यानी कि वो मैंडेटरी नहीं है, वो एडिशनल है, ऑप्शनल है बच्चे के लिए कि अगर बच्चा रुचि ले रहा है तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, एज एडिशनल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की बात करें, देखिए दिया गया अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला, तो 3 लैंग्वेज में तो पहला बच्चे के मदर टंग हो गया, दूसरा इंग्लिश हो गया, और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज हो गया, तो इसमें तो क्लासिकल लैंग्वेज है नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, फ्रॉम अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग, तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग से नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि बच्चा जब सेकेंडरी में जाएगा और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी में जाएगा तब अगर उसकी इच्छा है तो वो पढ़ सकता है। प्राइमरी में बच्चे को क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ाए जाने की बात नहीं की जाती है। अर्ली स्टेज यानी कि शुरुआती दौर में कहा जा रहा है, तो शुरुआती दौर में शास्त्रीय भाषा बच्चे को नहीं बताया जाता है। ठीक है, एट द यूनिवर्सिटी लेवल तो ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई है वो स्कूली जो लाइफ है बच्चे की, यानी 1 से लेकर के 12, उसके लिए बात की गई है, और उसमें भी स्पेशली अगर आप देखेंगे तो अपर प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक के बीच के लिए क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई है। और यूनिवर्सिटी लेवल में बच्चा जब स्कूल से निकल जाता है उसकी बात हो रही है, यानी कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो वहां पर क्लासिकल लैंग्वेज की बात नहीं की गई है। ये विकल्प नेगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एज एडिशनल ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, राइटिंग क्या है? तो देखिए, राइटिंग यानी कि लेखन के बारे में पूछा जा रहा है। तो लेखन जो होता है वह कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, जैसे कि किस टॉपिक के बारे में लिखना है, उसके बारे में सबसे पहले बच्चों के मन में विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है, जिसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, टॉपिक डिसाइड होता है कि हमें क्या लिखना है। अब टॉपिक डिसाइड हो गया, उसके बाद से बच्चा बाउंड्री सेट करता है कि हमें कितना लिखना है, क्योंकि मान लीजिए एक पॉइंट है जिसके बारे में बच्चा लिखना चाहता है, उसके बारे में एक पूरी किताब भी लिखी जा सकती है, 500 शब्दों में भी लिखा जा सकता है, और एक
पैराग्राफ में भी उसको समराइज किया जा सकता है। तो कितना लिखना है ये बाउंड्री सेट करना आउटलाइनिंग कहलाती है। आउटलाइन के बाद से ड्राफ्टिंग किया जाता है कि मान लीजिए कि 3-4 पेज में लिखना है तो पहला पैराग्राफ क्या होगा, उसके बाद से क्या हेडिंग लिखेंगे, क्या सब हेडिंग लिखेंगे, ये सब कुछ ड्राफ्टिंग में होता है। उसके बाद से चेक किया जाता है कि जो कुछ भी बच्चे ने ड्राफ्ट किया है वह सही है अथवा नहीं, यानी वैलिडेशन उसका किया जाता है। और अगर हमें बच्चे को ये लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है तो पुनः उसमें संशोधन किया जाएगा और लास्ट में फिर से ड्राफ्टिंग किया जाएगा और अंत में फाइनलाइज किया जाएगा लेख को। तो ये पूरा प्रोसेस दर प्रोसेस राइटिंग चलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोसेस बेस्ड एक्टिविटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर डिवाइड्स हर लर्नर्स ऑफ वन क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड अलॉट्स देम थीम एंड टॉपिक्स विच द लर्नर्स हैव चूजन एंड टास्क देम टू कलेक्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन देयर टॉपिक्स एंड इंटरप्रेट एंड राइट अ रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड द होल क्लास, व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज। यानी कहा यह जा रहा है कि पहली कक्षा के छात्रों को 5-5 के ग्रुप में एक शिक्षिका डिवाइड कर देती है, बांट देती है और उनको एक टॉपिक दे देती है और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उनको बोला जाता है। बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके आधार पर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट किया उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई एक रिपोर्ट तैयार करना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निपुण भारत इज, यानी कि निपुण भारत क्या है। तो देखिए ये केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम रन किया गया है, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसके अंतर्गत 2025 तक कक्षा 3 तक के सभी बालकों को बेसिक लिटरेसी जो है, यानी पढ़ना और लिखना, बेसिक लिटरेसी यानी कि मूलभूत साक्षरता जिसे बोलते हैं, जिसमें बच्चे को पढ़ना आ जाए, पढ़ करके उसका अर्थ समझ ले और लिखना आ जाए कम से कम। साथ ही साथ बेसिक न्यूमरेसी की बात की जाती है, जिसमें बच्चे को अंकों के बारे में ज्ञान हो जाए और बच्चा अंकों की बेसिक संक्रियाएं जो होती है जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग उसमें सक्षम हो जाए। तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है, कक्षा 3 तक के बच्चों में बेसिक लिटरेसी और बेसिक न्यूमरेसी बच्चे उसके लिए प्रिपेयर हो जाए मेंटली, ये टारगेट रखा गया। ठीक है, तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बेसिक लिटरेसी से जुड़ा हुआ है, ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन से। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम टू प्रमोट एडल्ट लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एडल्ट लिटरेसी की बात की जा रही है, तो ये एडल्ट लिटरेसी नहीं है बल्कि बेसिक लिटरेसी की बात की जाती है और न्यूमरेसी की बात की जाती है। ठीक है, फंडामेंटल आप कह सकते हैं, फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की जाती है। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प देखिए, ए नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग मदर टंग बेस्ड एजुकेशन। मदर टंग बेस्ड एजुकेशन की बात नहीं करता है ये निपुण भारत, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम टू प्रमोट रीडिंग एंड न्यूमरेसी एमंग यंग लर्नर्स। यंग लर्नर्स की बात की जा रही है और रीडिंग और राइटिंग की बात की जाती है इसमें। और बेसिक रीडिंग और राइटिंग ही तो क्या है, वो बेसिक आपका लिटरेसी है, बेसिक लिटरेसी हो गया। और न्यूमरेसी यानी कि जिसमें बच्चों को अंकों का ज्ञान हो जाए और साथ ही साथ अंकों की पर वो संक्रियाएं कर पाए। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।